नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडी केमिकल साइंस पर। पिछले वीडियो में हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब कैसे निकाला जाता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, इन सभी बातों पर हमारी और आपकी चर्चा हुई थी। आज हम आपको आपसे IUPAC नामकरण के नियम चर्चा करेंगे। क्या करना है? IUPAC नामकरण के नियम, ठीक है। IUPAC नामकरण के नियम। किसी भी उप सहसंयोजी क्षेत्र में IUPAC के नामकरण के क्या नियम हैं, तो जब हम नियम जान लेंगे तो फिर हम आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड देंगे और आप उसका नाम कर सकेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में नामकरण करने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे अगर हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN6, इस तरह से K4FeCN6, ये ऐसा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, अगर इसको हम तोड़ दें दो भागों में तो 4K प्लस और प्लस FeCN6 का होल 4 माइनस, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं, नॉर्मली जैसे आयोनाइज होता है। तो यहाँ पर ये जो ये चीज़ है, ये इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उप सहसंयोजी क्षेत्र। ये हमारा उप सहसंयोजी क्षेत्र है और ये काउंटर आयन है, यानी ऐसे ही वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है पूरे कंपाउंड की। तो अगर हमको किसी भी यौगिक का नामकरण करना है तो वहाँ पर सबसे पहले हमको आयनों के नामकरण पर ध्यान देना होगा, आयनों का नामकरण। और जनरली हम करेंगे ही, हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम याद रखें कि हम इधर से शुरू करेंगे और करते हुए चले जाएंगे। जैसे इस यौगिक का नामकरण करना है, अब ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसी में हमको रूल फॉलो करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर का। ब्रैकेट के इधर कुछ लिखा हो या उधर कुछ लिखा हो, उसको हमको वैसे ही लिख देना है। जैसे यहाँ पर इधर क्या लिखा है, पोटेशियम, तो यहाँ पर पोटेशियम 4 है ना, K4, तो ये नहीं कि हाँ यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम लिखें, ऐसा कुछ नहीं, हम सीधे पोटेशियम लिख देंगे नॉर्मली कि पोटेशियम है। फिर डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये कुछ भी जो लिगेंड के लिए लगाया जाएगा वो सिर्फ ब्रैकेट, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर के लिए लगाया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमको इधर भी कुछ भी लिखा हो या उधर कुछ भी लिखा हो, उसे हमारे IUPAC नॉमेनक्लेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें करना कहाँ का है, तो सिर्फ ये सेंटर में जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, जिसको हम उप सहसंयोजी क्षेत्र कहते हैं, हम बस इसी क्षेत्र का नामकरण करेंगे IUPAC सिस्टम के थ्रू। बात समझ में आई? तो आयनों के नामकरण में सबसे पहले हम धनात्मक आयन का नामकरण करते हैं, धनात्मक आयन, और फिर इसके बाद में ऋणात्मक आयन का नामकरण करते हैं, ऋणात्मक आयन का नामकरण करते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे पहले हम धनात्मक आयन का नामकरण करेंगे और फिर ऋणात्मक आयन का। जैसे यहाँ पर ये पहले हम पोटेशियम का लिखेंगे, फिर इसके लिए इसका नाम लिखेंगे। बात समझ में आई? फिर अब दूसरे नंबर पर धनात्मक का लिख लिया, ऋणात्मक का नाम लिखेंगे, यानी ऋणात्मक वाला उप सहसंयोजी क्षेत्र है, तो हम उप सहसंयोजी क्षेत्र का नामकरण करना शुरू करेंगे, ठीक। और उप सहसंयोजी क्षेत्र के नामकरण में, यानी दूसरा हमारा जो होगा उप सहसंयोजी क्षेत्र का नामकरण, क्षेत्र का नामकरण, इसके बारे में लिखेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। उप सहसंयोजी क्षेत्र का कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करेंगे और इसके नामकरण में सबसे पहले हम लिगेंड के नाम को देखेंगे कि लिगेंड का नाम कैसे लिखा जाएगा। यानी सबसे पहले हमारी बात किस पर होगी, लिगेंड के नामकरण पर होगी। तो किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में सबसे पहले हम आयनों के नामकरण में देखेंगे। आयनों में सबसे पहले धनायन का लिखा जाएगा और फिर ऋणायन का। इसके बाद उप सहसंयोजी क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो अंदर में पहले लिगेंड का नामकरण करेंगे
और लिगेंड का नामकरण जब हो जाएगा तो उसके बाद यौगिक का नामकरण करेंगे, सॉरी सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखने के साथ में हमको ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन करनी होगी रोमन में, ठीक है। तो लिगेंड के नामकरण में हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे इसको हटा देते हैं, आपको कुछ विशेष लिगेंड हम आपको बता देंगे, उनका नाम कैसे लिखा जाएगा। जैसे ऐसे लिगेंड के नामकरण में सबसे पहली बात, ऐसे लिगेंड जिनके अंत में ITE या IDE ये आता हो, जिनके अंत में ITE या IDE आता हो, तो E को हटाकर O जोड़ दिया जाता है, O जोड़ देते हैं बस। ऐसे लिगेंड जैसे हम यहां पर लिखते हैं क्लोराइड, ये तो हिंदी में हो गया, हम अंग्रेजी में हमको देखना है ना, CHLORID क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने देखा कि अंत में क्या आ रहा है, IDE आ रहा है, तो इसके नाम को हम कैसे लिखेंगे, CHLORID, और E को हटाएंगे तो O जुड़ जाएगा, मतलब इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो क्लोराइडो, क्या होगा इसका नाम, क्लोराइडो, ठीक। अगर यहाँ पर लिखा है ब्रोमाइड, क्या लिखा है, ब्रोमाइड, ऐसे BROMIDE, अंत में IDE आया है, तो इसको हम हटा करके और O लगा देंगे, और हिंदी में हमारा नाम होगा इस तरह से ब्रोमाइडो, ठीक। अगर यहाँ पर लिखा है आयोडाइड, अंत में क्या आया, IDE आया, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, आयोडाइडो, ठीक, क्या हो जाएगा, आयोडाइडो, इस तरह से। अगर यहाँ पर लिखा है फ्लोराइड, अंग्रेजी में ऐसे IDE अंत में आया, तो IDE को में से E को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, मतलब फ्लोराइडो, इस तरह से, ठीक। क्या है, ITE आए या फिर IDE आए, जैसे यहाँ पर आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसे सल्फाइड आ जाए, क्या आ जाए, सल्फाइड, इसमें क्या आता है, IDE आता है, अभी तक क्या आ रहा था, ये भी IDE ही आ रहा था, सल्फाइड, इसमें IDE आता है, इसमें क्या लिख देंगे, सल्फाइडो, ऐसे हिंदी में भी हमने सल्फाइडो लिख दिया, ठीक है। और नाइट्राइड स्पेलिंग अंग्रेजी में लिख देते हैं, नाइट्राइड, इस तरह से, इसका नाम नाइट्राइडो, तो ये कुछ ऐसे लिगेंड थे जिसमें IDE या ITE, तो IDE जिसमें E हटा है, E को हटा करके हमने O जोड़ दिया है, जैसे क्लोराइड का क्लोराइडो, सल्फाइड का सल्फाइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, और आयोडाइड का आयोडाइडो। इनके संकेत क्या होंगे लिगेंड के, तो संकेत इधर लिख लेते हैं, क्लोराइड में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और फ्लोराइड में F माइनस, और सल्फर में S2 माइनस। जो सल्फाइड है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 पुट होगी, आप लोग ध्यान रखना, और नाइट्राइड में N⁻³ माइनस, यानी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये यहाँ पर पहला रूल जो है उसमें सिर्फ IDE के लिए बात हुई है, ITE के लिए बात नहीं हुई है, ये आप लोग इसको सही कर लीजिए, गलती हो गई हमसे। क्या होगा, जिसमें अंत में सिर्फ IDE आता हो तो उसमें E को हटा करके और O जोड़ देते हैं। पहला रूल आपको लिगेंड के नामकरण का समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है।
ऐसे और भी जो लिगेंड होंगे उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बात समझ में आई? तो इसको हटा करके और अगली बात पर आते हैं। आगे दूसरा, अब कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनके अंत में ITE या ATE आता है। दूसरी बात, जिन लिगेंड के अंत में ITE या ATE आता हो तो उनमें क्या परिवर्तन करते हैं? उनमें इस अंत में E को हटाकर और O जोड़ देते हैं। बस E को हटाकर O जोड़ देते हैं। वही रूल लगभग फॉलो करता है सब में, ठीक। जैसे यहां पर लिख दें हम कार्बोनेट। कार्बोनेट को ऐसे लिखेंगे CARBONATE। कार्बोनेट को अगर हम O जोड़ करके लिखें तो कार्बोनेटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ का आखिरी का E हटा करके हमने O जोड़ दिया, और हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से, कार्बोनेटो। और इसका जो प्रतीक होगा वो CO3 2-, ठीक। क्या होगा? CO3 2-। अगला सल्फेट। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया सल्फेट, तो सल्फेट में इस तरह से, सल्फेट इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें का आखिरी का A हट जाएगा और क्या आ जाएगा उसकी जगह पर? O, सल्फेटो। इस तरह से सल्फेटो, और इसमें SO4 2-। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -2 दोनों की। ऑक्सेलेट अगर एक ऐसा आयन है OXALATE, अब इसमें अंत में जो E है उसको हटा देंगे, ऑक्सोलेटो। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोलेटो, और इसका C2O4 2-। इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी, ठीक। अगला नाइट्राइट। नाइट्राइट में इस अंग्रेजी में लिखेंगे NITRITE। यहाँ पर देखिए अभी तक हम 8 आ रहा था, अब क्या रहा है? ITE आ गया। तो ITE में भी E को हटा करके O जोड़ देंगे, मतलब नाइट्राइटो। क्या होगा? नाइट्राइटो। और हिंदी में भी इसका नाम इस तरह से नाइट्राइटो होगा, और इसका संकेत क्या हो जाएगा? NO3-। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? -1। कितनी हो जाएगी? -1। अगर यहाँ पर लिखा है अगला, जैसे यहाँ पर एसीटेट आयन में क्या हो जाएगा? एसीटेट और एसीटेटो। क्या हो जाएगा? एसीटेट और एसीटेटो। एक मिनट, एसीटेट, ठीक। एसीटेट में ACETATE, आखिरी में ATE आया, तो इसको हटा करके हम क्या लिख देंगे? एसीटेटो, और E को हटा करके एसीटेटो। इस तरह से, ठीक। अब बात करते हैं नाइट्राइट की। किसकी बात करते हैं? नाइट्राइट की। स्पेलिंग नाइट्राइट इस तरह से, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्राइटो। तो इसका संकेत कितना होगा? NO2-। और एसीटेट में CH3COO-। ये नीचे के जो 3 हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और जो ऊपर के 3 हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। तो हमने ऐसे लिगेंड पढ़े जिनके अंत में ITE या ATE आता है, तो उसमें E को हटा करके O जोड़ दिया जाता है। जैसे कार्बोनेट का कार्बोनेटो, सल्फेट का सल्फेटो, ऑक्सेलेट का ऑक्सेलेटो, नाइट्राइट, एक मिनट, ये नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट है, इसको आप सुधार लीजिए, नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट।
तो यहाँ नाइट्रेटो हो जाएगा। एक मिनट, नाइट्रेटो, यहाँ पर नाइट्रेटो, हाँ ये नाइट्रेटो है और NO2 माइनस क्या है, नाइट्राइटो है। तो ये NO3 नाइट्रेट और NO2 नाइट्राइट। तो इस तरह से ये वाला रूल भी हमें समझ में आ गया। इस बात को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि जब नामकरण करना होगा तो सीधे हमको लिगेंड दे दिया जाएगा, तो अगर रूल हमको पता होगा तो हम उसका नाम आसानी से लिख सकेंगे। समझ में आया? ठीक है, अगली बात हम करते हैं कुछ उदासीन लिगेंड। कुछ ऐसे लिगेंड हैं उदासीन होते हैं और उनको उनके नाम से ही लिख दिया जाता है। इसको हटा रहे हैं। क्या है? तीसरा नियम, लिगेंड के नामकरण को ही पढ़ रहे हैं ना। तीसरा नियम, कुछ ऐसे लिगेंड हैं, कुछ ऐसे उदासीन लिगेंड भी हैं, ऐसे उदासीन लिगेंड हैं, न्यूट्रल है बिल्कुल, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, जो न्यूट्रल होगा। लिगेंड हैं जिनको उनके सामान्य नाम से लिखा जाता है, जिनको उनके सामान्य नाम से लिखा जाता है। जैसे 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 में आ जाएगा C6H5 का होल थ्राइस P। इसका नाम होता है ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या होता है? ट्राइफेनिल फास्फीन। अब ये जो ट्राइफेनिल फास्फीन है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, हम सब लोगों ने पढ़ा है, और इसको वैसे ही लिख देते हैं जैसे ये इसका नाम होता है, नहीं इसका कोई भी बदला हुआ नाम हम नहीं लिखते हैं। बात में समझ में आई? चलो अगला है अगला जैसे NH2 या ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं EN। ठीक, EN का आप जानते ही हो, CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, यानी एथिलीन डाई एमीन। क्या होता है? एथिलीन डाई एमीन। इसको आप चाहो तो अंग्रेजी में भी इसका नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में ही नामकरण करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ट्राइफेनिल फॉस्फीन, जब अंग्रेजी में नाम लिखेंगे तो सारी स्पेलिंग क्लियर रहेगी। एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन EN। ठीक, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। अगला जैसे PH3 है, PH3 यानी फॉस्फीन। क्या है? PH3 फॉस्फीन। ये तो ऐसे कुछ लिगेंड हैं जिनको उदासीन हैं और इनको उसी तरह से लिख दिया जाता है जिस तरह से ये लिखे हुए होते हैं। ठीक, इनके नॉर्मल नेम से ही इनको मेंशन कर दिया जाता है IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय। बात समझ में आई? तो बस आखिरी बात आज की जो हमको करनी है, फिर इसके बाद हम कल अपनी बात को करेंगे। सबसे आखिरी बात लिगेंड के नामकरण में ही है। चौथी बात, कुछ विशेष लिगेंड हैं, कुछ विशेष लिगेंड, उन विशेष लिगेंड को क्या कहते हैं? तो जैसे H2O को कहते हैं एक्वा। क्या कहते हैं? एक्वा, इस तरह से। ठीक, इसका नाम हम IUPAC नॉमेनक्लेचर जब करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। जैसे यहाँ पर CO को क्या कहते हैं? कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे, कार्बोनिल। ठीक, NO को क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिल। क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिल। OH जहाँ आएगा उसको हाइड्रोक्सो लिखेंगे, हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो। ठीक है, OH जहाँ पर आएगा उसको हाइड्रोक्सो लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल और NO2 को नाइट्राइल। क्या लिखेंगे? NO2 को नाइट्राइल। इसके इसी नाम से यही नाम हमारा IUPAC में चलेगा, जो नाम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका और कोई नाम नहीं चलेगा। H2O का एक्वा, CO का कार्बोनिल, NO का नाइट्रोसिल,
NO2 का नाइट्राइल और OH का हाइड्रोक्सो, इस तरह से। CS का थायोकार्बोनिल, CS का थायोकार्बोनिल, CS का थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है, विशेष लिगेंड, जिनको उन्हीं के नाम से ही हम लिखेंगे, ठीक। जैसे मतलब जो नाम है ये विशेष नाम है इनका, इन्हीं के नाम से हम IUPAC नामकरण करते समय लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारे कुछ विशेष लिगेंड हैं, इनको अभी आप साथ में नोट कर लीजिए। एक और छूट रहा है SO2, SO2 को सल्फोनिल कहेंगे। क्या कहेंगे? सल्फोनिल, सल्फोनिल। तो ये थे लिगेंड के नामकरण का नियम कि लिगेंड का नामकरण हम कैसे करेंगे। कुछ इसके बाद थोड़े से और हैं, बस धनात्मक लिगेंड। कुछ ऐसे धनात्मक लिगेंड हैं जिनको हम कैसे लिखेंगे, यानी बस लिगेंड का नामकरण हमारा पूरा हो जाएगा, बाकी जो बचेगा सेंट्रल मेटल एटम के बारे में और लिगेंड को प्रयोग। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक ही लिगेंड है सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ, तो नॉर्मली हम लिख देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक से अधिक लिगेंड जुड़े हुए होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो फिर उनको हम वैरायटी मतलब प्रायोरिटी कैसे देते हैं, किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, किसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ धनात्मक लिगेंड्स का नामकरण, धनात्मक लिगेंड का नामकरण कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो धनात्मक लिगेंड में जैसे ये X प्लस, मान लो इस तरह का कुछ लिगेंड आ गया, या तुम्हारे पास कुछ ऐसे आ गया NO2 प्लस का, या NO प्लस का कुछ आ गया, ठीक। NO2 प्लस, NO प्लस, X प्लस, या फिर तुम्हारा तो और हाइड्राजीनियम, एक लिगेंड होता है हाइड्राजीनियम, उसका संकेत होता है NH2 NH3 प्लस, ठीक। तो इसमें इसके लिए हाइड्राजीनियम, इनका नाम जो होगा NO प्लस को नाइट्रो सोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? NO प्लस को नाइट्रो सोनियम, और NO2 प्लस को नाइट्रोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम ये। तो ये, और X प्लस को हैलोनियम, X प्लस को क्या कहेंगे? हैलोनियम। तो ये हमको ध्यान रखना है इतना, ठीक, इतना हमको ध्यान रखना है। तो हमारे जितने बेसिक नॉमेनक्लेचर के रूल थे लिगेंड के लिए, उसको हमने आज अपने वीडियो में डिस्कस किया। तो अगली बात जो हमारी बची हुई है नामकरण के रूल से संबंधित, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, साथ में आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे। फिर इसके बाद हमारी एक पूरी क्लास होगी जो नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल के लिए होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस रूल्स को याद रखिए, आज याद कर लीजिएगा, जिससे कि कल जब हमारी नॉमेनक्लेचर की बात आए तो आपको सारी बातें क्लियर हों, फिर हमें आपको बताना ना पड़े बीच में। थैंक यू क्लास।